अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त जिनसे आजकल मैं मिलता हूँ तो उनका अक्सर यही पॉइंट होता है कि जी हमसे बचत नहीं हो पाती, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमने जो अपनी सेविंग स्कीम थी उन्हीं को आजकल खा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इस तरह की बेशुमार बातें। ठीक है, तो मेरा जो तजर्बा है, मैं ज़ाहिर बात है आपको पता है बुक से तो पढ़ के आपको नहीं बताता, ना चैट जीपीटी करता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैंने अपनी लाइफ से जो है वो एक्सपीरियंसेस हासिल किए या मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से और लोगों को करते देखा तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक मियाँ और बेगम उनकी एग्जांपल शेयर करूँगा। कुछ अर्से के लिए मैं तकाफुल या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा था, तो उसमें एक मियाँ बीवी ने हमसे रब्ता किया। ठीक है, और उनसे हमारी एक जनरल डिस्कशन हुई, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो पहले आप ये समझ लीजिए कि उनकी प्रोफाइल क्या थी। दो मियाँ बीवी थे जिनके दो छोटे बच्चे थे जो अभी स्कूल जाना नहीं शुरू हुए थे, और वो अपने वालिदैन के घर में रहते थे और उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए एक मोटरसाइकिल थी। तो जब हमारी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि भाईजान हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, हम क्या करें। ठीक है, तो मैंने उन लोगों को कहा कि अच्छा जी आप ऐसे करें कि अपने मोबाइल्स जो हैं इनको टेबल पे रख दें। मैंने ख़ुद भी अपना मोबाइल जो है वो टेबल पे रख दिया। तो मैंने उनसे पूछा, जो साहब थे, कि ये आपका मोबाइल कितने का है, तो उन्होंने बताया कि जी उनका मोबाइल तकरीबन 80,000 रुपये का है। उसके बाद मैंने उनकी बेगम साहिबा से पूछा कि जी आपका मोबाइल अंदाज़न कितने का है, तो उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल जो है वो तकरीबन लाख रुपए का है। ठीक है, इसके बाद जो मेरा मोबाइल भी चूँकि टेबल पे पड़ा था तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये जो मेरा मोबाइल है ये तकरीबन 21,000 रुपये का है। ठीक है, तो मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल्स पे क्या करते हैं। ठीक है, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम स्टॉक, ये हम ख़बरें देखते हैं, उसके बाद हम टीवी की वीडियोस या यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हमने इंस्टाग्राम जो है उसको देखना होता है और इस तरह की चीज़ें। मैंने कहा भाई ये सारा कुछ इससे एक आधी कीमत बल्कि एक चौथाई कीमत के भी जो मोबाइल है 25,000 का, उसमें भी ये काम हो सकते हैं, तो आपको इतना बड़ा क्यों। तो उससे जो क्लैरिटी मिली वो ये कि बेसिकली लोग बहुत सारी चीज़ें नमूदो नुमाइश के लिए ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाना होता है। ठीक है, कि हमारे पास ये मोबाइल है और बहुत अच्छा मोबाइल है और हम ये चीज़ कर सकते थे और इस तरह करके। ठीक है, अच्छा जब ये सारा सिलसिला हुआ तो मैंने फिर उनको अपना मोबाइल दिखाया। मैंने कहा जी इस मोबाइल के अंदर मैं सारी ईमेल्स भी देखता हूँ। ठीक है, इसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें भी देखता हूँ, इसमें मैं कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो मैं इसमें मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वगैरह की एडिटिंग भी कर लेता हूँ। मैंने कहा इससे मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी मैनेज करता हूँ। ठीक है, कॉल्स भी ज़ाहिर बात है चलती हैं, 3-4 जो है वो फेसबुक पेजेस को भी मैनेज करता हूँ। ठीक है, लिंक्डइन पे भी राब्ते में रहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ जो करियर से रिलेटेड हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, और मुझे जो है वो एक 21-22 हज़ार का मोबाइल इनफ है। तो आप लोगों को इतना पैसा क्यों खर्च करने की ज़रूरत पड़ी कि तकरीबन 1,80,000 के आपने दो मोबाइल्स लिए हैं। तो जो अहम चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हम लोगों को अपना सेविंग का एक ज़हन बनाना पड़ेगा कि जब तक आप सेविंग कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। आप करें सेव और उसके बाद आप उसको करें रिलायबल चीज़ों में इन्वेस्ट। मैं अब इस पे भी बात करूँगा कि रिलायबल चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और जिनमें आपने इन्वेस्ट करना है। इसी तरह मैं आपको एक और दोस्त का वाक़या बताता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी से आज से तकरीबन 26-27 साल पहले पास आउट हुए, तो वो और मैं, हम दोनों को तकरीबन एक ही जगह पे जॉब मिली और हमने वहाँ पे जॉब शुरू की। ठीक है, तो हम दोनों की उस ज़माने में जो सैलरी थी वो लेट से 10,000 रुपये थी। तो अब मैं, चूँकि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी जॉब करते थे, तो वो मुझे हमेशा यही एडवाइस करते थे कि आप सेव करें और इन्वेस्ट करें। ठीक है, और एक आप जो है वो डिसिप्लिन से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से या बजट बना के उस तरह आप चलें। ज़ाहिर बात है मेरे पे घर की कोई बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, तो मैं ये करता था कि मैं अपनी जॉब में से 2-2.5 हज़ार रुपया जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए,
کوئی جو ہے فیول ڈلوانے کے لیے یا اس طرح کی چیزوں میں وہ 2-2.5 ہزار استعمال کر لیتا تھا. باقی جو پیسے تھے وہ میں والد صاحب کے مشورے سے جو ہے وہ ان کو مختلف جگہوں پہ انویسٹ کر لیتا تھا. سب سے پہلے تو میں نے بینک اکاؤنٹ کھولا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں شروع کیا تھا. پھر والد صاحب نے ایک آدھ جگہ کمیٹی کا ڈلوا دیا کہ بھئی یہ تو کمیٹی لے لو. جب ونس وہ ہو گیا تو پھر میں نے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کیے تھے, اور کچھ جو پیسے تھے اس کا اس زمانے میں گولڈ جو ہے وہ تھا تو تھوڑے سے اس سے لیے تھے. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر دفعہ جب بھی تھوڑے سے پیسے جمع ہو جائیں تو میں والدین کے مشورے سے کوئی بھی چیز جو ہے یا اپنی ضرورت کی چیز ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کو سیو اور انویسٹ کر لوں. اور اس میں بالکل تنگ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ضرورت کے حساب سے بالکل جب میں نئی جاب کر رہا تھا جو سیلری تھی وہ الحمدللہ کافی مناسب تھی. وجہ یہ ہے کہ میں تو پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا اور ظاہری بات ہے میری اور کوئی بہت زیادہ ذمہ داری نہیں تھی. تو میں یہ ہے کہ جو بھی میری سیلری آتی تھی میرے والد صاحب کی بہرحال یہ تجویز تھی کہ اس کو آپ انویسٹ کریں. اسی طرح میرے ایک اور دوست تھے, جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو وہ اپنی تقریباً ساری کی ساری سیلری جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ اڑا دیتے تھے. کبھی وہ لیدر جیکٹ خرید رہے ہوتے تھے, کبھی وہ رے بین کی اینک خرید رہے ہوتے تھے, کبھی وہ مہنگی کاسٹلی جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ گھڑیاں لے لیتے تھے, کبھی وہ بڑے اچھے ڈیزائنر ٹائپ کے شوز لے لیتے تھے. پھر یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کہہ لیں دوستوں کو بڑے لیوش قسم کے ریسٹورانٹس میں کھانا کھلاتے تھے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے بہت جلدی جو ہے وہ گاڑی بھی خرید لی. ٹھیک ہے, تو اب یہ جب ساری کی ساری ایکٹیویٹیز انہوں نے کی تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے سیونگ کرنا تو تقریباً ناممکن ہی تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ آج تقریباً 25-26 سال کے بعد جو ہے وہ جیسے کہہ لیں گے انہی ہیبٹس کے اوپر ہیں, اور ان کے پاس لٹریلی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ جیسے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کوئی چیز اس طرح کی ہو جائے تو وہ اس کو اپنے ذرائع سے مینیج کر سکیں. انہیں دوسروں لوگوں سے قرض ہی لینا پڑتا ہے. تو میں نے یہ جو 2 ایگزامپلز آپ کو بتائی ہیں وہ یہ کہ ہمارا ایک پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے سیونگ نہیں کرنی ہے, اور دوسرا ہم لوگوں نے بہت زیادہ نمود و نمائش کرنی ہے, اور تیسرا اگر ہم نے سیونگ کر ہی لی ہے اور ہم نے انویسٹ کرنا ہے تو ہم نے بالکل کوئی کسی قسم کی ریسرچ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کسی دوست کے کہنے پہ انویسٹ کر دیا, کبھی کچھ کر دیا, اس میں کیا ہوا بعض کا پیسے ڈوب گئے یا وہ اتنی تیزی سے گرو نہیں ہوئے, دوسرا اس دوست سے یا اس ریلیٹو سے بھی تعلقات خراب ہوئے. تو آپ اب میری نصیحت ذہن میں رکھ لیں, وہ یہ کہ آپ نے سیو اور انویسٹ یہ آپ نے کرنا ہے. سیونگ کا سمپل سا اصول یہ ہے کہ آپ کی جو بھی سیلری ہے آپ ایک بجٹ کر لیں گے, جی میری یہ ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کر کے, ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو دیکھ کر جو بھی میرے پیسے بچیں گے, ٹھیک ہے, اگر میں بیچلر ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ وہ جو پیسے ہیں ان میں سے میں 70-80% سیو کروں. ٹھیک ہے, یہ سیلری کا سیو نہیں کر رہے آپ 70-80%, یہ اس اماؤنٹ کا سیو کر رہے ہیں جو ذمہ داریوں کے بعد آپ کے اپنے ذاتی خرچوں کے بعد بچتا ہے, اور آپ اس کا جو ہے وہ, اور اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ان ساری چیزوں کے بعد جو پیسے بچیں وہ آپ کی سیونگ ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 مہینے کے اندر آپ اس کا اندازہ کر لیں, اور جیسے ہی سیلری آئے آپ اس اماؤنٹ کو علیحدہ کر دیں. مطلب سب سے پہلے آپ اپنی سیلری سے سیونگز کو علیحدہ نکالیں, پھر جو بھی آپ کا باقی کا پیسہ ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال میں لائیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں مہینے کے اینڈ میں بچا پاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نارملی 1 یا 2 کھانے گھر سے باہر کسی ریسٹورانٹ میں یا اس طرح کھا سکتے ہیں, جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ آٹومیٹکلی 3 کھانے کھا لیں گے, اور اینڈ میں مہینے کے آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی بچت اس طرح نہیں ہوگی. تو سیونگ کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا جو ہے نا ایک بجٹ بنانا سیکھیں, ٹھیک ہے, اور اسی کے حساب سے چلیں. ٹھیک ہے, دوسرا جو سب سے ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ سورس کے قریب جا کے بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا ایک لیٹ سے ہفتے کی جو بھی آپ کی پرچیزز ہوتی ہیں آپ ون ٹائم جا کے لیٹ سے جمعہ بازار ہے یا سبزی منڈی ہے وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ جو دودھ ہے یا چاول ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ بھی آپ
एक होल सेल की जगह से जाकर वो बाय कर सकते हैं। जैसे इस्लामाबाद में लोग जो है वो कराची कंपनी चले जाते हैं या सब्ज़ी मंडी चले जाते हैं और वहाँ पे उनको ये चीज़ें काफ़ी मुनासिब प्राइस पे मिल जाती हैं। तो यहाँ तक तो सेविंग का पार्ट था। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर उस सिलसिले में हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस बहाने कुछ हमें सीखने को मिलेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और रब्ता करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो है वो कमेंट्स में उसको लिख दें। हम हर तरह के कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हमारी कोशिश होती है कि हम किसी वीडियो के थ्रू नेक्स्ट उनको बता सकें। अच्छा जी, जो अब सेविंग के फंड्स हैं ना, उनको मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 उनको आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बड़ा बातें होंगी कि जी स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है, नहीं हो जाता। हम एक वीडियो में बताएंगे आपको कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, आप रियल स्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल स्टेट की मार्केट में हम किसी सूरत भी आपको फाइलों वाइलों या इस तरह के जो है बहुत लुक्रेटिव किस्म के जो चक्कर होते हैं, इनमें जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं कि रिसर्च करके अच्छी सोसाइटीज़ में अच्छे बिल्डर्स के साथ किस्तों में आप जो है वो कमर्शियल रियल स्टेट ले सकते हैं। ठीक है, या किस्तों में आप जो है वो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ऐसे करेंगे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो फिज़िकली जो है वो हों और आप लोगों के पास वो एसेट हो। ठीक है, कमर्शियल रियल एस्टेट का हम इसलिए कहते हैं कि उसमें आपको रेंटल इनकम भी आती है और वक्त के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है। इसके बाद जो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें रिस्क वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो फिर आप तकाफुल और इंश्योरेंस में जा सकते हैं। इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और सेकेंडली ये कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉलिसीज़ वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये ज़हन में रखेंगे जब भी आप तकाफुल या ऐसी चीज़ों में जाएं तो आपका प्राइमरी मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने फिर रिस्क को मैनेज करना है। फिर जो है वो आप कमोडिटी की ट्रेडिंग में जा सकते हैं। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की और इस तरह की जो ऐप्स हैं या उनकी बात नहीं कर रहा ना, मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। मैं कमोडिटी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज है, उसके ऊपर आप जाते हैं और वहाँ पे आप ऑयल से रिलेटेड जो है वो ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, या आप गोल्ड से रिलेटेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें पहले आप अपना तहकीक कर लेंगे ये आपके लिए जायज़ है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बाज़ लोग कॉन्ट्रैक्ट्स को मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, तो वो फिर इन चीज़ों में नहीं जाते। मैं ख़ुद भी पर्सनली कमोडिटी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है वो फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक अगर आपको अपनी जॉब में कोई भी पेंशन या इस तरह का सहूलत नहीं है तो आप फिर लाजमन पेंशन फंड के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो अपने जो रकम है उसके 3-4 हिस्से करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी मार्केट्स होती हैं वो सारी की सारी साइक्लिक होती हैं। और अगर आप उनको इस तरह करके नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मसला ये होगा कि जिस मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर वो मार्केट बैठ गई, ठीक है, तो वो फिर ये है कि आप बड़ा जो है उस मामले में पैनिक करेंगे। तो बस छोटी सी जो और चीज़ें हैं वो मैं इन्वेस्टमेंट के मतलब बता देता हूँ, क्योंकि हमने सेविंग पे काफ़ी बात की। एक तो ये कि कभी भी किसी के कहने पे इन्वेस्ट ना करें, हमेशा ख़ुद रिसर्च करें, ख़ुद एक फ़ैसला करें कि जी मैंने ये चीज़ सोची है, ठीक है, मैंने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखे हैं और मैं इस बेसिस के ऊपर इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जब भी इन्वेस्टमेंट्स करें आप ज़हन में रखें कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, आप एक दिन एक शेयर उठा के अगले दिन ये नहीं कह सकते कि मुझे उस पर फ़ायदा हो। ठीक है, अगर इस तरह होने लग जाए तो आप इसको जुआ ही कहेंगे, आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, कम से कम 1 साल से 3 साल या 3 साल से 5 साल या बाज़ का 10 से 15 साल तक की भी होती हैं। ख़ासतौर पर जैसे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। फिर उसके बाद ये कि आपने, मैंने कहा जैसे मार्केट्स होती हैं ये सारी साइक्लिक होती हैं, हम इस पे बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। 2 चीज़ें जिनसे आपको इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा जान बचानी है और वो हैं ग्रीड, ठीक है, और पैनिक। ठीक है, कोई चीज़ अगर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो ना तो आप बहुत तरीके से तहकीक कर लें, क्योंकि बात यह है कि जब भी कोई आपको जैसे कहते हैं ना दाना डालता है तो वो फिर बड़ा उसको लुक्रेटिव बनाता है। ठीक है, तो आपको अपनी उस वक्त डबल रिसर्च करनी है। और दूसरा, पैनिक नहीं करना कि कभी मार्केट थोड़ी सी नीचे चली गई है तो उसको पैनिक करके बेचना नहीं है, आपने थोड़ा सा सब्र करना है। ठीक है, मार्केट जो है वो इंशाल्लाह ऊपर आ जाएगी। और जो इसमें लास्ट चीज़ है
وہ یہ کہ جو ہے وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنے والدین سے مشورہ کریں جو کہ انتہائی آپ کے ساتھ مخلص ہیں. اس کے علاوہ اگر کرتے بھی ہیں تو کسی سنسیئر سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے ساتھ مشورہ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر ٹائم ملے تو پرسنل فائنانس کے سبجیکٹ پہ, ٹھیک ہے, کوئی کتابیں وغیرہ آسان سی ان کو دیکھ کے ان کو پڑھیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے یا جو ہم نے آپ کو مشورے دیے ہیں ان کا آپ کو بینیفٹ ہو. تو آج کے دن میں یہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم نے ہلکا پھلکا سیو اور انویسٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو چھڑا, لیکن اب اس سے جو نیکسٹ ٹائم ہوگا وہ پھر ہم آپ کے لیے علیحدہ کر کے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو بنائیں گے, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں. تو تھینک یو, تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس موضوع پہ شیئر کیا جائے. تھینک یو, السلام علیکم.